चल अब उधर चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूँ जाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, हाल ही में आपने नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। स्पेशली जो पीटीआई से मुज़ाकरात की बात थी, जो एक ख़ास शख्सियत जो पैगाम लेकर गई थी आर्मी चीफ़ के पास, और आगे से आर्मी चीफ़ ने क्या जवाब दिया ये आपको बताएंगे। और फिर 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं और जो आज दिन तक 9 मई के ऊपर कोई अदालती महाज के ऊपर जो बयानिया बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है इन्हें अभी तक, इसकी क्या मुहर्रकात हैं। और हसीना वाजिद की हुकूमत और जो मौजूदा पाकिस्तान में फार्म 47 वाली हुकूमत है, इनमें क्या मुमासलत है और जमात इस्लामी के साथ किस तरह हाथ हुआ है, ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, नजम सेठी साहब का ये कहना था कि एक अहम शख्सियत जो है वो इमरान ख़ान की तरफ से पैगाम लेकर गई थी आर्मी चीफ़ के पास, और कुछ मुतालबात थे, और जो पहले 3 मुतालबात थे उनके ऊपर आर्मी चीफ़ ने सख्ती से नो किया और एब्सोल्युटली नॉट कहा। स्पेशली एक तो ये था कि जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं, और फिर मुल्क में नए इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाए जाएं, और पीटीआई को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दी जाए। इन तीनों मुतालबात के ऊपर आर्मी चीफ़ ने नो किया है। नजम सेठी साहब की इस बात से एक चीज़ का तो वाज़े ये इशारा मिलता है, क्योंकि नजम सेठी साहब जो भी बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी समझे जाते हैं, हुकूमत के भी करीब समझे जाते हैं। अगर नजम सेठी साहब की इस बात को सच मान लिया जाए, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, उस बयानिए को बड़ा धचका लगता है। क्योंकि नजम सेठी साहब का ये जो बयान है, इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि फ़ौज जो है वो सियासत में इन्वॉल्व है, और जितने भी मुल्की लेवल के ऊपर फ़ैसले हो रहे हैं वो फ़ौज की मशावरत से और फ़ौज की मदाखलत से हो रहे हैं। ये नजम सेठी साहब की इस बात से, ये जो फ़ौज कहती है जी ये मुल्क को चलाना सियासतदानों का काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो सिर्फ सरहदों के ऊपर है, तो इससे फ़ौज के इस बयानिए को धचका लगता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में अमली तौर पर जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं और पीटीआई के ऊपर जितना भी क्रैकडाउन हो रहा है, वो अगर ये कहा जाए कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है तो गलत नहीं होगा। और फिर इमरान खान साहब के बयानिए को भी इससे तक़वियत मिलती है। जो उन्होंने कहा जी कि 9 मई को जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मैंने कहा था कि एहतजाज जो है वो जीएचक्यू के बाहर करना है। तो इस चीज़ को भी लोगों ने बड़ा रंग दिया और ये कहा कि खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि 9 मई उन्होंने करवाया। वेयर एज़ खान साहब का ये कहना था कि जो कुछ भी 9 मई को किया गया इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, और वहाँ से ही फ़ैसले होते हैं, ताकत उनके पास है, तो एहतजाज भी वहीं पे होना चाहिए। और पुरअमन एहतजाज की उन्होंने कहा जी मैंने बात की थी। और फिर जब माफ़ी मांगने की बात आई, तो मशरूत माफ़ी के बारे में भी मुख्तलिफ़ चैनल्स ने प्रोपेगेंडा किया। उसके ऊपर भी खान साहब का वाज़े दो टोक मौक़िफ़ आ गया है कि 9 मई के ऊपर मैंने किसी मशरूत माफ़ी का ऐलान नहीं किया। मेरा तो एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ़ दिया जाए। 9 मई को जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, उनको पेश किया जाए। अगर उसमें कोई भी पीटीआई का कारकुन इन्वॉल्व हुआ तो मैं ख़ुद आपके साथ मिल के उसे ना सिर्फ सज़ा दूँगा, बल्कि पार्टी से भी निकालूँगा। बड़ा सादा-सा मुतालबा है। और अगर आपने 9 मई को पीटीआई के ऊपर डालना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको सच जो है वो सामने लाना पड़ेगा। जुडिशल कमीशन की भी बड़ी बात की खान साहब ने, उसके ऊपर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो फिर एक या तो फिर ये लग रहा है कि 9 मई के जो बयानिए को सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि इसे हम पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें, पीटीआई को दीवार के साथ लगा सकें। अगर इस बयानिए में कोई सच्चाई होती तो बेशुमार पीटीआई के जो कारकुनान हैं
उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो ये कहानी क्या है? अगर उनके खिलाफ कोई ठोस अगर उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर मुक़तदरा को और हुकूमत को वो अदालतों में पेश करने चाहिए। बाकी अभी तक जितने भी चालान पेश किए गए हैं, वो ना सिर्फ अधूरे थे, बल्कि उन चालान्स के अंदर 9 मई के मुल्ज़मान के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, वो इस्तिग़ाज़ा साबित करने में नाकाम रहा है। तो इससे जो दूसरी तरफ जो नजम सेठी साहब का ये बयानिया था कि फ़ौज ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा है खान साहब को, तो इससे या तो फिर ये लगता है कि फ़ौज अंदरूनी खाना एक साइड पे पीटीआई को एंगेज कर रही है और दूसरी साइड पे हुकूमत को भी वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। यानी कि वो डबल प्ले कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डबल प्ले कर रही है कि दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं और अंदरूनी खाना जो है वो पीटीआई को रिलीफ भी दे रहे हैं। जो आलिया हमज़ा की ज़मानत हुई, सनम जावेद की हुई, फिर इसमें अदालतों ने बड़ा सख्त स्टांस लिया। फिर हाजी इम्तियाज़ रिकवर हुए, फिर शहबाज गिल के भाई वापस आ गए। तो इससे ये एक तासर भी मिलता है कि शायद फ़ौज जो है वो दोनों महाज़ों के ऊपर प्ले कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट दोनों महाज़ों के ऊपर खेल रही है। इससे ये भी पता चलता है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह के ऊपर फ़ौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो किसी न किसी लेवल के ऊपर पीटीआई के साथ एंगेज है। और जो कहानी बताई है नजम सेठी साहब ने, उस कहानी का रद्द भी मिलता है जितनी भी अदालती कार्रवाई है। क्योंकि अगर इसमें कोई सच्चाई होती, कोई सदाकत होती, तो फिर फ़ौज डंके की चोट के ऊपर फ़ौज तो हमेशा ये कह रही है कि इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ जिन लोगों को 9 मई के हवाले से कैद किया गया था, उठाया गया था, लापता किया गया था, वो आस्ता-आस्ता सारे बरामद हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हो रहा। तो ये एक सिचुएशन है जी, 9 मई के बयानिए के हवाले से। और दूसरी तरफ जो मैंने कहा था मुमासलत जो है, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी, जो अभी 47 फार्म की हुकूमत है, इनमें बेशुमार चीज़ें मुश्तरक हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी, वो भी लोगों में पैसे बाँटती थी। आज जो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, कोई 5 लाख का इनाम का ऐलान कर रहा है, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख। हाँ, जो लोग अपनी जेब से दे रहे हैं, वो तो बात समझ आती है। लेकिन जो लोग हुकूमती ख़ज़ाने से जो पैसे दे रहे हैं, तो उनकी बात समझ नहीं आती। अगर वो इतने हमदर्द हैं अरशद नदीम के, जो कि पाकिस्तान का एक हीरो है, जिसने अपने बलबूते के ऊपर इनफ़रादी तौर पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, वो अपनी जेब से उसकी मदद करें, उसको प्रमोट करें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। ये सिर्फ़ शेख हसीना वाजिद ने भी अपनी जो खेलों के खिलाड़ी थे, उनमें पैसे बाँटे, सिर्फ़ इसलिए कि अवाम में मकबूलियत हो जाए। उसके गिर्द भी ऐसे लोगों का हसार था, ऐसे सहाफ़ियों का और ऐसे मुल्लाओं का। जब वो चाहती थी तो वो मज़हबी बन जाती थी, जब वो चाहती थी तो वो सेकुलर बन जाती थी। और पाकिस्तान में भी इस वक़्त जो हुकूमत है, उनका भी यही हाल है। उनके गिर्द भी ऐसे ही आपको मुल्ला भी नज़र आएँगे, साफ़ी भी नज़र आएँगे, जो हर वक़्त डुगडुगी बजाते रहते हैं, जो इस जैली हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बाँधते रहते हैं। इनकी दोस्तों खुशियाँ भी जैली हैं, इनके एहतजाज भी जैली हैं, इनकी जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जैली हैं। अभी देखा आपने कि अरशद नदीम के ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसे मुक्के लहरा रहे हैं और एक तरफ राना मशहूद खड़े हैं, वो वीडियो बनाने वाला भी बड़ा परेशान होगा कि ये जैली मसनूई खुशी जो है, इन्होंने जालसाज़ी के लिए भी ना, अकल के लिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। लेकिन उसमें जो एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें ज़बरदस्ती कहा गया कि हाथ ऐसे करें। तो ये इनकी सूरत-ए-हाल है दोस्तों। इनकी जितनी भी आपको कार्रवाइयाँ नज़र आएँगी, वो जैली ही नज़र आएँगी, उनमें कोई सदाकत नज़र नहीं आएगी। और शेख हसीना वाजिद के पास क्या कुछ नहीं था? क्या उसके पास सोशल मीडिया नहीं था? क्या उसके पास फ़ौज नहीं थी? क्या उसके पास ज़र खरीद साफ़ी नहीं थे? मुल्ला नहीं थे? क्या उसका सोशल मीडिया पूरा एक सेटअप नहीं था? उसकी पूरी टीमें नहीं थी? हर वक़्त जो है वो खुशामद के लिए तरस रही होती थी, उसके लोग उसकी इतनी खुशामद करते थे जिसका कोई शुमार नहीं है। और फ़ौज को भी मुट्ठी में रखा, अदालतों को भी मुट्ठी में रखा, पुलिस को भी मुट्ठी में किया हुआ था।
लेकिन इसके बावजूद उसके साथ क्या हुआ? क्या उसे फ़ौज बचा सकी? क्या उसे अदलिया बचा सकी? क्या उससे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो बचा सकी? क्या जिन लोगों ने उसके लिए इलेक्शन चोरी किया, और वो भी जाली हुकूमत थी, जिस तरह पाकिस्तान में जाली हुकूमत है वैसे ही जाली हुकूमत थी, क्या उससे वो लोग बचा सके? उसकी हुकूमत को कोई भी नहीं बचा सका। बल्कि उनका जो इंटेलिजेंस चीफ था, वो आखिरी वक्त में जहाज़ के ऊपर फरार हो रहा था, उसे वहाँ से उतार लिया गया और उसे कैद कर दिया गया। और फिर जो उनकी साबिक वज़ीर आज़म थी खालिदा ज़िया, उसको रिहाई मिल गई। ये सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान में देखें तो आप पाकिस्तान में आपको नहीं लगता कि मैंडेट जो है वो पीटीआई का चोरी किया गया, इंतखाबात में धांधली की गई, जाली फार्म 47 के ज़रिए हुकूमत बनाई गई, और इनके गिर्द भी उन्हीं साफ़ियों का आपको गलबा नज़र आता है जो हर वक्त जो है वो डुगडुगी बजाते रहते हैं। क्या फ़ौज इनके काबू में नहीं है? क्या अदलिया इनके काबू में नहीं थी? क्या पुलिस के जितने भी आईजीज़ हैं वो इनके कहने के ऊपर दुम नहीं हिलाते? तो क्या ये सारी चीज़ें आपको शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में और इसमें कोई कमी नज़र आ रही है? सेम है। लेकिन सिर्फ़ ये है कि इनकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। इन्हें समझ नहीं आ रही है कि हम कैसे करें? क्या ये जो अभी जहली खुशी मना रहे हैं, अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है, क्या इससे ये अवाम में मकबूल हो जाएँगे? कभी भी नहीं। अवाम में मकबूल होने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। अवाम में मकबूल होने के लिए वो सिंसियर एफ़र्ट चाहिए, जिससे अवाम को रिलीफ़ मिल सके। जमात इस्लामी का धरना देख लें, उनका जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि बिजली सस्ती की जाए। लेकिन जिस दिन धरना ख़त्म किया गया उसी दिन ₹2.5 पर यूनिट बिजली महँगी कर दी गई। अब जमात इस्लामी के लिए फ़ेस सेविंग तो मिली ही नहीं है, और फिर जमात इस्लामी की सबसे बड़ी जो गलती थी, वो अकेले क्रेडिट लेना चाहते थे। उनकी जो सियासी मूव थी बेसिकली ये धरना, ये बुरी तरह पिट गई है, बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसलिए कि अगर ये धरना देना चाहते थे, तो बाकी सियासी जमातों को भी साथ लेकर चलते, तो इस धरने का इम्पैक्ट पड़ता, और जो मुतालबात उन्होंने रखे हुए थे, वो किसी सूरत भी मंजूर नहीं हो सकते थे। मसलन एक मुतालबा ये था कि बिजली के जो बिल हैं 500 यूनिट तक, वो हाफ़ कर दिए जाएँ। दूसरा मुतालबा उनका ये था कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, और पेट्रोलियम लेवी जो है वो ख़त्म की जाए। इस तरह के मुतालबात थे जो उनके एक मुतालबा भी मंजूर नहीं किया गया, बल्कि उसके ऊपर ये कहा गया कि ये किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, तनख्वाह रेवेन्यू बढ़ा के तनख्वाह का टैक्स कम किया जाएगा, कब किया जाएगा ये नहीं पता है। ठीक है? और फिर आईपीपीज़ के ऊपर भी कहा जी हम इसके ऊपर कमेटी बनाएँगे, वो काम करेगी। इस तरह के जवाबी जो है उनका मायदा हुआ, अगर आप देख लें नेट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जमात इस्लामी की ये जो मूव थी, ये बुरी तरह नाकाम हुई है, और जमात इस्लामी का कद-काठ जो है वो अवाम की नज़र में भी नीचे हो गया है। लेकिन अ, अगर जमात इस्लामी वाले सिंसियर थे, तो उन्हें चाहिए था कि जमातें बाकी जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनसे मशावरत करते, कोई लाएअमल बनाते, तो फिर ये धरना करते। बस यही देख लें कि 25 जुलाई को ये धरना स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त को ये ख़त्म हो गया। अब देखें 25 जुलाई को पाकिस्तान के क्या हालात थे, और आज 9 अगस्त है, आज क्या हालात हैं। कोई इस धरने से कोई एक चवानी बराबर भी कोई फ़र्क पड़ा है किसी चीज़ के ऊपर? क्या अशाए खुर्दम जो ज़रूरी अशिया हैं, उनकी कीमतों में कोई फ़र्क पड़ा है? किसी एक चीज़ में भी कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा। तो ये बेसिकली जमात इस्लामी को उन्होंने आखिर में जी हाथ में छनकना दे दिया है, इसे बजाएँ और चलते बनें। ये हुआ है जमात इस्लामी के साथ। और दूसरी तरफ काज़ी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है। उन्होंने ये कहा है जी कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम सँभाल लिया है। ये बेसिकली जो मनाल की ज़मीन है, 6000 एकड़ है या 6000 कनाल है, उसके ऊपर ये फ़ैसला देते हुए काज़ी साहब ने ये अल्फ़ाज़ यूज़ किए हैं। लेकिन इससे पहले काज़ी साहब कह रहे थे जी कि ये एक जमहूरी दौर है और जमहूरी हुकूमत है, और उनका ये भी कहना था कि मेरे दौर में किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। तो ये आज काज़ी साहब की जो फ्रस्ट्रेशन थी जर्नैलों के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, वो ये ज़ाहिर कर रही थी कि उन्हें बेसिकली कोई सहारा नहीं मिल रहा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट हासिल नहीं कर सकती। अगर बिलफ़र्ज़ गवर्नमेंट को ये सीटें मिल भी जाएँ, तो भी सेनेट में इनकी अक्सरियत नहीं है। तो ये कानून साज़ी कभी नहीं हो सकती है, और अब काज़ी साहब को ये यकीन हो गया है कि मेरी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। इसीलिए उनके जो चंद दिन रह गए हैं, महीना, डेढ़ महीना रह गया है, तो उसमें आपको आगे भी नज़र आएगा कि काज़ी साहब ऐसे बयान देंगे। वो अदारों के ऊपर भी चढ़ाई करेंगे,
वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी चढ़ाई करेंगे, जर्नैलों के ऊपर भी चढ़ाई करेंगे। ये सारा कुछ आपको काज़ी साहब करते हुए नज़र आएँगे, आप देख लीजिएगा। दूसरी तरफ जी अज़हर मशवानी साहब के जो भाइयों का केस लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अभी तक प्रेशर में है और उनकी चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट की उसके ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के एतराज़ात गवर्नमेंट ने उठा दिए हैं कि इन्हें क्यों लगाया गया आलिया नीलम साहबा को। तो वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके दोनों भाइयों का अगवा किया हुआ है और अज़हर मशवानी साहब ये केस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले आए हैं, वहाँ से विड्रा कर लिया है और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में ये केस लगा और उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा जी 13 अगस्त तक जो है वो इनके भाइयों को प्रोड्यूस किया जाए, अदरवाइज़ मैं अब इससे भी ज़्यादा सख्त ऑर्डर दूँगा। अब उम्मीद की जा रही है कि अज़हर मशवानी साहब के भाइयों को किसी न किसी तरह जिन लोगों के पास भी ये है, आप जानते हैं वो कौन लोग हैं, वो इन्हें अदालत के सामने प्रोड्यूस कर देंगे या उनके घर पहुँचा देंगे, जो तरीका वारदात होता है, जिस तरह आदिल इम्तियाज़ के साथ इन्होंने किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।